नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। चर्चा आज 1,000 करोड़ रुपए के योगी बूस्टर की, जिसके बाद यूपी के युवा नौकरी मांगेंगे नहीं बल्कि नौकरी बांटेंगे। जी हां, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 का आगाज करके योगी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। योगी ने पुरानी और सुस्त व्यवस्था को उखाड़ फेंकते हुए उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन नाम का एक ऑटोनोमस संस्था बना दी है। अब किसी भी युवा को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए बाबुओं के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। आपको बता दें कि देश का शीर्ष इनोवेशन और टेक्नोलॉजी हब बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 6 जुलाई 2026 को कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 का मुख्य उद्देश्य राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को गति देना और लाखों नए रोजगार पैदा करना है। इस मिशन को एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में मंजूरी दी गई है, जो यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की जगह स्टार्टअप गतिविधियों के लिए राज्य की मुख्य नोडल संस्था होगी। यह मिशन आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेगा और मुख्य सचिव इस गवर्निंग बॉडी के प्रमुख होंगे। इसके तहत एक समर्पित स्टार्टअप मिशन निदेशालय का गठन सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत किया जाएगा। यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शैक्षणिक संस्थानों, निवेशकों और इंक्यूबेटर्स के बीच बेहतर तालमेल बिठाएगा। इस नीति में महिला उद्यमियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांगजनों, ट्रांसजेंडर उद्यमियों को विशेष रियायतें और प्रोत्साहन दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल, बुंदेलखंड जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों ने स्टार्टअप और इंक्यूबेटर्स को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त प्रावधान और 1.5 करोड़ तक अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था की गई है। युवाओं के उद्योगपति बनने की भावना जगाने के लिए पूरे राज्य में बिजनेस प्लान प्रतियोगिताएं, ग्रैंड चैलेंज, स्टार्टअप वीक आयोजित किए जाएंगे ताकि यह संस्कृति छोटे कस्बों और गांवों तक पहुंच सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे बनाने के बाद अब इसे देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बनाने के लिए आर पार की जंग छेड़ दी है। योगी कैबिनेट ने यूपी स्टार्टअप नीति 2026 को मंजूरी देकर साफ कर दिया है कि वे यूपी के युवाओं को सिर्फ डिग्रीधारी नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा बिजनेस माइंड बनाना चाहते हैं। आपको बता दें कि योगी सरकार ने स्टार्टअप की शुरुआती मदद यानी सीड फंडिंग को सीधे 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया है। विशेष परिस्थितियों में इसे 50 लाख तक किया जा सकता है, यानी आइडिया लाओ, पैसा योगी सरकार देगी। स्टार्टअप्स को सालाना 2 लाख तक का क्लाउड रीइंबर्समेंट यानी क्लाउड सर्विसेज पर आने वाले खर्च की वापसी की जाएगी। इंक्यूबेटर्स को 1.25 करोड़ का कैपिटल ग्रांट और उनके संचालन के लिए 40 लाख रुपए का वार्षिक अनुदान मिलेगा। यूपी के काबिल युवाओं को फंडिंग के लिए दिल्ली, मुंबई का मुंह नहीं देखना पड़े। इसके लिए मुख्यमंत्री ने 1,000 करोड़ का विशेष स्टार्टअप फंड मंजूर किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, एरोस्पेस, डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए 100 करोड़ तक का पेशेंट कैपिटल यानी लंबी अवधि की पूंजी देने का प्रावधान किया है। योगी ने साफ निर्देश दिया है कि विकास की बयार सिर्फ नोएडा, गाजियाबाद तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि पूर्वांचल और बुंदेलखंड जैसे इलाकों में भी स्टार्टअप खोलने वालों को 1.5 करोड़ तक का अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। महिला उद्यमियों, दिव्यांगों, ट्रांसजेंडर समाज को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए इस नीति में विशेष छूट और वित्तीय सुरक्षा दी जाएगी। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 का मुख्य उद्देश्य राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए लक्ष्य को गति देना और लाखों नए रोजगार पैदा करना है।
आवेदन के लिए जरूरी पात्रता क्या होगी, यह भी आपको समझना होगा। यह युवाओं के भविष्य का है, इसीलिए हमने इस रिपोर्ट में यह भी बताया है कि उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 में आवेदन के लिए जरूरी पात्रता क्या है, कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे उसका लाभ लेंगे। तो आपको बता दें कि आपका स्टार्टअप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एलएलपी या पार्टनरशिप फर्म के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। हम पीसीआर से आग्रह करेंगे कि वह तीसरा ग्राफिक चलाएं। तो आपको और उसका मुख्य कार्यालय उत्तर प्रदेश में होना चाहिए। कंपनी के गठन और पंजीकरण को 10 साल से अधिक नहीं होने चाहिए। सालाना टर्नओवर किसी भी वित्तीय वर्ष में कंपनी का कुल टर्नओवर 100 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। आपका बिजनेस आइडिया कुछ ऐसा होना चाहिए या नया होना चाहिए जिसमें नई तकनीक, प्रोडक्ट या सर्विस का प्रयोग किया जा रहा हो। पारंपरिक या पुराने ढर्रे से व्यापार को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। स्टार्टअप इंडिया को रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको भारत सरकार के स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर जाकर कंपनी को पंजीकृत करना होगा और DPIIT सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक यूपी स्टार्टअप पोर्टल पर रजिस्टर एज स्टार्टअप विकल्प पर क्लिक करें और मूल जानकारी जैसे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल और DPIIT नंबर दर्ज करें। इसके बाद आपको अपनी कंपनी का पैन कार्ड, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, बिजनेस प्लान जो PPT या PDF फॉर्मेट में हो, संस्थापकों के आधार कार्ड अपलोड करने होंगे। प्रोफाइल स्वीकृत होने के बाद डैशबोर्ड में अप्लाई फॉर इंसेंटिव्स पर जाएं। यहां आपको 15 लाख की सीड फंडिंग, मासिक गुजारा भत्ता, क्लाउड रिम्बर्समेंट के लिए टिक मार्क करके आवेदन सबमिट कर सकते हैं। आपको बता दें कि आपके आवेदन की समीक्षा IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की तकनीकी टीम करेगी। इसके बाद आपको IIT कानपुर, IIM लखनऊ, AKTU जैसी किसी सरकारी मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर से जुड़ना होगा। आपको एक विशेष कमेटी के सामने अपने बिजनेस का मॉडल प्रेजेंटेशन देना होगा। मंजूरी मिलने के बाद आपको 15 लाख की सीड फंडिंग सीधे आपके स्टार्टअप के बैंक खाते में भेज दी जाती है। यह पैसा किस्तों में आपके बिजनेस के लक्ष्यों को पूरा करने के आधार पर जारी किया जाता रहेगा। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं CA मनीष कुमार गुप्ता जी, इकोनॉमिस्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष जी, स्टार्टअप नीति में पूर्वांचल और बुंदेलखंड के लिए 1.5 करोड़ रुपए तक के विशेष अनुदान का प्रावधान है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि यूपी के अधिकांश टेक इकोसिस्टम नोएडा और गाजियाबाद में सिमटे हुए हैं, क्योंकि यहीं वह इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, दिखता है, जिसके सहारे फंड मिल सकता है। तो ऐसे में क्या यह नीति पिछड़े जिलों में वास्तव में कोई बड़ा बदलाव ला पाएगी? मनीष कुमार गुप्ता जी, आवाज आ रही है हमारी? मनीष कुमार गुप्ता जी, आवाज आ रही है हमारी? हाँ, बिल्कुल आ रही है जी, बताएं मनीष गुप्ता जी। नहीं, देखिए ये एक, देखिए जिसे कहते हैं विकास की जो है धारा को खोलना, इसे कहते हैं। यानी जो बच्चा स्टार्टअप करना चाहता है उसे एक तरीके से आर्थिक मदद दे देना और ये कहना तो अपने रोज के खर्चे की चिंता मत कर, तेरे को मंथली भी कुछ मिल जाएगा। सही बात ये है कि कहीं ना कहीं एक पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। एक पैराडाइम शिफ्ट कैसे कि एक तरफ हम लोगों को बांटते थे कि आओ भाई पैसे ले लो, हम सब्सिडी देंगे, मनरेगा में तू काम कर जा, पैसे ले जा। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि आप न केवल अपने रोजगार को बढ़ाओ बल्कि और 4-10 लोगों को रोजगार दो
और आप रोजगार भी दोगे, आप देश के लिए टैक्स भी जनरेट करोगे, रेवेन्यू भी जनरेट करोगे, पीएफ ईएसआई में रजिस्ट्रेशन भी होगा, व्यापार बढ़ेगा। तो एक तरीके से ये एक तरीके से नवाचार है, ये इनोवेशन है। राजनीति मनीष जी, है। मैं ये पूछ रहा था, इन नवाचार इनोवेशन का लाभ केवल नोएडा गाजियाबाद को मिलेगा, क्योंकि उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टार्टअप्स के लिए तमाम वो सपोर्ट मिलते हैं जो जिसके लिए फंड मिलना जरूरी है। लेकिन क्या इस तरह के स्टार्टअप्स को अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में या पूर्वांचल में शुरू करते हैं तो क्या उस तरह की सुविधाएं मिल पाएंगी ताकि हमारे लिए फंडिंग आसान हो जाए? देखिए, अगर आप वहां से गाजियाबाद से आगे निकलते हैं तो आप मेरठ है, मुरादाबाद है, इधर आगरा है, फिरोजाबाद है, इसके आगे चलेंगे तो लखनऊ है, कानपुर है, और इनके जो उपनगरीय क्षेत्र हैं इन सब में निश्चित रूप से अपार संभावना है। फर्क ये है कि सरकारी अधिकारियों को भ्रष्टाचार को छोड़कर एक्चुअल में जमीन पर उतरना होगा। बड़े नेता नेतृत्व तो सिर्फ स्कीम बना सकता है, लेकिन एक्चुअल एग्जीक्यूशन के लिए अधिकारियों को आगे आना होगा। उसके लिए जो लोकल लीडरशिप है, चाहे वो सरकार की हो या पार्टी की हो, उस लोकल लीडरशिप को मॉनिटरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी। लेकिन इस योजना में सबसे बड़ी स्टार्टअप योजना में सबसे अच्छी चीज ये है कि जो भी रोड मैप तैयार किया गया है उसमें बता दिया गया है कि आप जब ये माइलस्टोन पार करेंगे तो आपको लगातार फंडिंग होती रहेगी। यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए राज्य की जीडीपी विकास दर को एक अभूतपूर्व स्तर पर ले जाना होगा। क्या शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स को 15 लाख की सीड फंडिंग देने जैसी छोटी पूंजी वाली योजनाएं इतने बड़े मैक्रो इकोनॉमिक लक्ष्य को हासिल करने में कोई ठोस योगदान दे सकती हैं? मनीष गुप्ता जी, देखिए, एक सर्वे के अनुसार लगभग 90% आइडिया सिर्फ इसलिए मर जाते हैं कि उनके पास बेसिक्स लैपटॉप और कंप्यूटर खरीदने के ही पैसे नहीं है। क्योंकि आइडिया किसी एक खास जाति, धर्म, उम्र की बपौती नहीं है। एक लड़का जो बीटेक कर रहा है, एक लड़का जो सीए कर रहा है, वो एक नया इनोवेशन कर सकता है, लेकिन उसके पास बेसिक्स नहीं है। हम नोएडा गाजियाबाद की बात करते हैं, 2 लाख रुपए खर्च करता है व्यक्ति, लेकिन अगर आप टूंडला फिरोजाबाद से लेकर मैनपुरी की बात करते हैं, वहां 5 लाख रुपए खर्च करके। मनीष गुप्ता जी, आपकी आवाज कट रही है, दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक एहसान अब्बासी जी हैं। एहसान अब्बासी जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे युवाओं को नौकरी मांगने वालों से आगे बढ़ाकर नौकरी बांटने वाला बनाने का भारी भरकम कदम बता रहे हैं। क्या यह भारी भरकम योजना आने वाले चुनाव में युवाओं की बेरोजगारी की राजनीतिक नैरेटिव को बदल पाएगा? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी। हाँ, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म भी उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। मैंने कांग्रेस का भी शासनकाल देखा है, आपातकाल देखा है, नसबंदी देखी है, सपा का भी शासनकाल देखा था, लुटमारी, मुजफ्फरनगर कराना देखा था, भूमाफिया देखे थे, आए दिन बहन बेटियों को परेशान करते थे, जमीन लूटते थे, कतराम करते, वो जमीन देखा है। लेकिन मेरे जीवन में ऐसा मुख्यमंत्री योगी नहीं देखा। एहसान जी, आपकी आवाज चली गई है, आवाज सही करें जी। एहसान जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। गरीबों का माफिया और गुंडों माफियाओं का काल जी बनकर योगी जी है। रही बात विकास की, तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट 2017 में ही कर दिया था। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का मतलब ये है कि जिस जिले का प्रोडक्ट है, चाहे आगरा हो, चाहे मथुरा हो, चाहे बरेली हो, चाहे रामपुर हो, चाहे है सहारनपुर हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे मेरठ हो, चाहे अलीगढ़ के तालुके में हो, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का मतलब ये है कि जो जिस जिले का प्रोडक्ट है, उस जिले के प्रोडक्ट को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी करता हो, उसको बल देकर उसका पहचान दिलाई जाएगी। ये तो बहुत पहले कार्य कर चुके हैं। अभी तो गंगा एक्सप्रेस में मां गंगा के नाम पर कांग्रेस भी थी यूपी में। तो आप कह रहे हैं एहसान जी कि विकास की गंगा वास्तव में बह रही है,
योगी आदित्यनाथ की भावना एकदम ठीक है, वह एकदम सही लाइन पे जा रहे हैं, इससे प्रदेश का विकास हो रहा है। मुझे मेरी बात पूरी कहने दो तो मेरा अच्छा रहेगा। कांग्रेस का भी समय था, सपा का भी समय था, बसपा का भी समय था। माँ गंगा के नाम पर, हिंदुओं की आस्था माँ गंगा के नाम पर गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी किया, उद्घाटन भी किया। पूर्वांचल एक्सप्रेस का शिलान्यास भी किया, उद्घाटन भी किया। जेबे एयरपोर्ट का अब्बासी जी, ये योजनाएं मालूम है, अगर मुद्दे पे बोलेंगे तो समय की कमी होती है, हम चीजों को तेजी से कर सकते हैं। चर्चा कर रहे हैं यूपी में नई स्टार्टअप नीति की। नीति में एआई, ड्रोन जैसे डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए 100 करोड़ के पेशेंट कैपिटल यानी लंबी अवधि की ऋण वाली पूंजी का जिक्र है। ऐसे तकनीकी स्टार्टअप्स को बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। क्या यूपी में मौजूदा लॉजिस्टिक और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर इन हाईटेक कंपनियों को दक्षिण के राज्यों जैसे बेंगलुरु या हैदराबाद की तरफ पलायन करने से रोक पाएगा? मनीष गुप्ता जी। देखिए, हमारे देश में जो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है वो लगभग बाकी विकसित राज्यों के मुकाबले 6 से 7% ज्यादा है। कहते हैं कि एक सड़क जो है विकास का मार्ग बनाती है, और मैं समझता हूं अटल बिहारी से लेके नरेंद्र मोदी जी तक सड़क पर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा ध्यान दिया गया है। आज सड़कों का जाल बिछा है, तो ऐसे में कोल्ड स्टोरेज से लेके अन्य वेयर हाउसिंग के प्रोजेक्ट अब आ रहे हैं। लेकिन जो इनोवेशन का मामला है, वहां सप्लाई चेन के लिए एक जरूरी चीज है, वो है तीव्र गति का इंटरनेट और हार्डवेयर की उपलब्धता। क्योंकि सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो कंप्यूटर और इससे रिलेटेड एक्सेसरीज। आज समस्या ये है कि अगर टूंडला में किसी को कोई सामान चाहिए तो उसको दिल्ली आना पड़ता है। तो ऐसे अगर ये बिजनेस बढ़ेगा, मनीष जी, यही बड़ा सवाल है। सरकार की नीयत अच्छी है, उन्होंने जो प्रक्रिया बनाया है उसमें हेर फेर की भी संभावना बेहद कम है, लेकिन सवाल फिर उठता है कि जो मानसिकता है सरकार की, समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को सशक्त बनाना, मजबूत बनाना, आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाना, क्या वह स्टार्टअप व इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करवाएगा, जिसमें अभी तमाम संशय है। लेकिन योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं हम गांव के अंतिम व्यक्ति के पास भी जाएंगे, उद्योगपति उसको बनाने। लेकिन एक सवाल और है, शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स में फेल होने की दर 90% से अधिक होती है। 1000 करोड़ से इस सरकारी कोष से जो पैसा किस्तों में सीधे बैंकों के खातों में ट्रांसफर होगा, उसकी रिकवरी या डूबने का जोखिम या कहे एनपीए को कम करने के लिए बैंकों और सरकारी तंत्र के पास क्या कोई पुख्ता रिस्क असेसमेंट ढांचा है? मनीष गुप्ता जी। इसमें दो बातें हैं। पहली बात यह है कि जो डूबा है, क्या वो तकनीकी और एफर्ट्स में सक्सेस ना मिलने की वजह से डूबा है या लापरवाही और घोटाले की वजह से डूबा है? इन दोनों को बाइफरकेशन करना बहुत आसान है। क्या टेक्निकली सही इक्विपमेंट खरीद के उन पर मेहनत की गई? अगर ऐसा है, सक्सेस होने में और ना होने में बारीक सा फर्क होता, ना भी वो चलेगा, 500 करोड़ लुट जाए चलेगा। लेकिन अगर इसमें कोई आदमी उस सामान को यूज ना करके नकली बिल सबमिट कर रहा है तो वो गड़बड़ है। आप समझिए, आज शहर, उत्तर प्रदेश छोड़िए, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के छोटे छोटे गांवों में लोग वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल रहे, पैसे कमा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आज अगर उनके पास छोटे सा एक अच्छा मोबाइल, अच्छा सेटअप बनाया तो काम चल गया। तो ये काम तो उत्तर प्रदेश के गांवों में भी हो सकता है, वो वहां से आईटी सर्विस दे सकते हैं। छोटे छोटे एफर्ट्स करके छोटे छोटे डेवलपमेंट अगर करेंगे तो हजारों लाखों सर्विस प्रोवाइडर इकट्ठे हो जाएंगे, जो टीसीएस, इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियों को सपोर्ट सर्विस, यूटिलिटी डेवलपमेंट का काम करेंगे। और मजे की बात है, इंटरनेट और एआई के बढ़ते उपयोग ने गांव और शहर के बीच की दूरी कम कर दी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश का में योगी सरकार का ये एफर्ट निश्चित रूप से गेम चेंजर बन सकता है। गेम चेंजर बन सकता है और शायद एक आईटी हब भी बना दे उत्तर प्रदेश को, अगर ये योजना सफल होती है, स्टार्टअप वाली योजना सफल होती है। लेकिन फिर बड़ा सवाल है अहसान जी, यूपी सरकार प्राइवेट निवेशकों को राज्य के ग्रामीण या टीयर 2, टीयर 3 शहरों में स्टार्टअप के लिए को इन्वेस्ट करने के लिए कैसे राजी करेगी, जहां रिटर्न मिलने में ही
मतलब सालों साल लग जाते हैं। जी देखिए ऐसा होता है, कोई भी कॉर्पोरेट अपना बिजनेस देखना चाहता है, उसे कहाँ फायदा है, लेकिन अगर सरकार उसे ये कहे कि ये हम क्षेत्र को अधिसूचित कर रहे हैं, यहाँ पर आपको जीएसटी में बेनिफिट मिल सकता है, तो वो ऐसा कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर आपको अदर तरह की सुविधाएं मिलेंगी, आप उसको कहीं ना कहीं कंपनसेट तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर चलिए ठीक है, एहसान अब्बासी जी आपसे पूछना चाह रहा हूं, इसी सवाल का जवाब आपसे भी चाहूंगा। जी 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 जी। देखो योगी सरकार बिल्कुल अंत्योदय के माध्यम से सत्य कहा है आपने, और जो प्रोग्राम भी है वो इसी पे आधारित है। योगी जी चाहते हैं कि मेरे प्रदेश का चाहे किसान हो चाहे युवा हो, युवा उत्तर प्रदेश से बाहर न जाए, उत्तर प्रदेश के अंदर ही योगदान दे और उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाने में अपना योगदान दे। उन्होंने अपना भंडारा खोल दिया खजाने का, इसीलिए खोला है कि अब अवसर है युवाओं के पास में, नौकरी मांगने के लिए ना है, नौकरी देने वाला बने। ये योजना है भाजपा की शुरू से रही है। अंत्योदय का मतलब तो यही है ना कि कोई भी व्यक्ति सरकार के दरवाजे पर खटखटाए ना है, उससे घर तक सरकार पहुंचे, सरकार घर तक पहुंचे, सरकार घर तक योजना लेके जाए, सरकार घर तक ऋण लेके जाए, और सरकार योजना है उसके परिवार जो शिक्षित है, जो किसान है, जो हुनरमंद लोग हैं, उनको बल देने के लिए ऐसी योजनाएं चलाई जाती हैं। और यही उसका एक मार्ग है जो कि आईटी हब बने, चाहे उद्योग हब बने, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर रक्षा हब बने। ऐसी योजनाएं आपके सामने माध्यम में है, आप पत्रकार हैं, बड़ी बेबाकी से चीज को देखते हैं। अब उत्तर प्रदेश में कितनी इंडस्ट्री आई है, चाहे वो सरकार की इंडस्ट्री हो, चाहे वो प्राइवेट इंडस्ट्री हो, चाहे वो रक्षा के सौदे की इंडस्ट्री हो, चाहे वो आईटी हब की इंडस्ट्री हो। आप नोएडा देखो, आगरा देखो, मथुरा देखो और लखनऊ देखो, जगह में इंडस्ट्री बढ़ रही है। अब पलायन करना बंद हो गया है, अब इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में आ रही है और एक नए उत्तर प्रदेश का आगाज हो रहा है। लेकिन इन सब से एक बात तो साफ है कि योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ आर्थिक नीति ही नहीं बदली है, बल्कि इसी कैबिनेट में शाहजहांपुर के जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके जरिए योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है, साफ संदेश दिया है कि उनके सरकार के विकास की आधुनिक रफ्तार के साथ यूपी के सांस्कृतिक विरासत और महापुरुषों के सम्मान से कोई भी समझौता नहीं होगा, न सरकार समझौता करेगी। तुष्टीकरण की नीतियों का उत्तर प्रदेश में खात्मा हो चुका है। विकास के लिए सभी के लिए दरवाजा खुला है, तुष्टीकरण के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। आप दोनों मेहमान इस खास चर्चा में आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।